हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जनवरी 2021 का ही हमारा पेपर है। तो इसमें हम जो है स्पेशली मैं बात करूं तो ईवीएस का जो पोर्शन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगी वो सीडीपी का होगा, फिर हम हिंदी का, मैथ का, जितना भी अपने 5 टॉपिक अपने ईवीएस में आते हैं तो उनसे रिलेटेड हमारे 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं जो आपको वीडियो अपलोड करके देने वाली हूँ वो हम स्पेशली ईवीएस का करने वाले हैं कि 2021 में जो ईवीएस का आया था हमारा, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है वो मैं आंसर भी आपको बताऊंगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम ईवीएस की तैयारी करते हैं या आप किसी भी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, या जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो नहीं आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी आप जब ईवीएस के कुछ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किन किन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए, कौन कौन से मटेरियल को आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरे हमारे पास क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी 5 टॉपिक अपने आते हैं तो वो 30 क्वेश्चन के आते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है वो 30 नंबर्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के ही। तो यहाँ पर भी हम ईवीएस से संबंधित आज प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पूरे 30 प्रश्न होंगे। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आप काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं कि आपके जो है वो 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। इससे आपको खुद को एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी करना बाकी है और आप कितनी तैयारी पूरी जो है वो कर चुके हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपको 4 ऑप्शन तो ऑफकोर्स दिए जाते हैं, आपको वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देने पड़ते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चंस को हैंडल करने की कोशिश करोगे उतना बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से आपको 1 मिनट मिलता है। तो जितना जल्दी आप आंसर देने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। एग्जाम में भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे जो है वो 30 क्वेश्चन कितने मिनट में जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो खुद को एनालाइज करने का भी पूरा मौका आपको देना है। तो एक टाइप का रिवीजन है अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल होता है उसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, ऑप्शन है हमारे पास, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। बताइए इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जब आप पेपर में बैठोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझाने वाला नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ईवीएस में जो हमारा मानचित्रण होता है, जो मैप का एक बनाया जाता है, तो वो क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है हमारा। क्योंकि देखो, मैप का यूज़ चाहे आप ईवीएस में करो, चाहे रियल लाइफ में आप गूगल मैप का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर भी क्या करते हो, स्थान यानी जगह को पहचानने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को समझने के लिए कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे इस रोड से जाना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा। तो हमारे ईवीएस में भी अगर कोई भी मैप दिया जाता है तो उसका मीनिंग भी यही होता है कि आपको जगह की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो आपको उसकी समझ आपके अंदर विकसित हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर, कक्षा 5 के समन्वयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। यानी कक्षा 5 के जो समयन है, यानी कि शायद बच्चे हैं जो कि अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अब इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। दूसरा ऑप्शन है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ठीक है, या फिर आप उसे बहुत ही ऑप्शन वाला या फिर बहुत ही सिंपल होमवर्क दे सकते हो। तीसरा है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तीसरे ऑप्शन में बोल रखा है कि उसकी कठिनाई का पता लगाओ कि वो होमवर्क करता क्यों नहीं है। फिर ये पता लग जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको होमवर्क देना शुरू करो। फिर फोर्थ ऑप्शन है, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। या आप ये कर सकते हो कि कोई दूसरी क्लास का बच्चा उसके काम को पूरा करे। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हो जाएगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने। अगर कोई बच्चा है जो कंटिन्यू आपके होमवर्क दिए जाने पर भी होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है, तो आपको उस बच्चे को मारना नहीं है। आप किसी दूसरी क्लास के बच्चे से भी उसको होमवर्क नहीं करवा सकते हो, उसके माता पिता से आप बात कर सकते हो, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम तो जानना ज़रूरी है ना कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। माता पिता तो चलो हम थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन बच्चे को आपने देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे की कठिनाई का पता लगाना है कि वो होमवर्क करता क्यों नहीं है। ठीक है, और फिर उसके अनुसार आपको काम उसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 63 क्वेश्चन। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ठीक है, विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। क्लास की एक कक्षा की छात्रा है मुस्कान। उन्होंने बोला कि जो हम यूज़ करते हैं ना अपने यातायात के साधन, जो परिवहन गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर डीजल का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला ना कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये एक टॉपिक है जिस पर उसने अपना डिस्कशन किया। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा उसने। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? यानी मुस्कान ने सिर्फ इसी टॉपिक पर ही क्लास में डिस्कशन क्यों किया, उसका पर्पस क्या था? पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती थी। दूसरा है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को नई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। फिर है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और फोर्थ ऑप्शन है, वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। बताइए 63 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है। मुस्कान अगर एक टॉपिक पे अपने दृष्टिकोण रखना चाहती है, तो कोई दूसरा बच्चा भी अपने दृष्टिकोण को सामने रख सकता है, इसलिए उसने इस टॉपिक को चुना और क्लास में उसने डिस्कशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने आता है कि कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? इन्होंने बोला है कि क्लास जो 5th है उसमें एक ईवीएस की बुक जो है ना, उसमें कुछ ये एक चीज़ दे रखी है। वो ये है कि कुछ हज़ार पहले जो भारत में तालाब बने थे, तो उसके बारे में अलबरूनी जो था उसने अपने कुछ अवलोकन किया था, इवैल्यूएशन किया था। तो इस टॉपिक को ईवीएस में कक्षा 5 में रखने की क्या ज़रूरत थी, यही पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। फिर है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में मदद करता है। फिर है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि यह जो स्टूडेंट हैं उनको इतिहास में जो साक्ष्य मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, उनके रोल के बारे में सराहना करने का मौका देता है कि हाँ उस टाइम मतलब इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक भी नहीं थी, फिर भी हमने तालाबों को किस तरह से बनाया था। तो इसीलिए है जो है इस चैप्टर को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए थे। 2 मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ और आपको तब थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो पाएगा ये। लेकिन ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन दे रखे हैं कि केवल ए और डी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए, फिर तीनों सही है, या फिर ए सी डी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए सी और डी जो ऑप्शन थे हमारे वो करेक्ट थे, जो मैं आपको दिखाती भी हूँ। ठीक है, ए सी डी, ए भी सही था, सी भी सही था और डी भी सही था। ये वाला नहीं था, ये रॉन्ग था, बाकी तीनों अपने करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 65 क्वेश्चन है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। फिर है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। फिर है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और फोर्थ ऑप्शन है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में।
मतलब ईवीएस में जो एक नेचर है वो किस किस तरह से हमारे सहायक हो सकता है। तो ये सहायक हो सकता है हमारे पाठ्यचर्या को तो भार कम करेगा और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में भी ये हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ईवीएस में इवैल्यूएशन करने का एक बड़ा संकेतक नहीं है। पहला है समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा, मानचित्रण, सहयोग या फिर न्याय के प्रति सरोकार। अब ईवीएस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को लगता था बस चिड़िया कौवा के बारे में पूछ लेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे जिसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधारणा के मानचित्रण, जो कि मैं आपको मानचित्रण का पहले भी समझा चुकी हूँ। एक मैप की बात करिए जिसमें आपको डायरेक्शन के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। 67 का हमारे क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारा जो ईवीएस की स्टडी है उसमें क्वेश्चन पूछने की जो युक्ति है उसको उपयोग किया जाता है किसके रूप में। पहला ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या फिर ध्यान खींचने के लिए। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्ष को में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जब आप ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हम चिड़िया कौवे के बारे में, पानी के बारे में, प्रकृति के बारे में सब कुछ चीज़ें करते हैं, जो कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेंट्रेट बन ही जाता है। आज भी हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, जब भी हम नेचर में जाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, हम नेचर के बारे में और जानना शुरू कर देते हैं। आप किसी गार्डन में जाके देखिए, फूल कितने सुंदर लगने लग जाते हैं, उस पर बैठी हुई मधुमक्खी भी आपको सुंदर लगने लग जाती है, भले ही घर में आपको अच्छी ना लगे। तो प्रकृति के बारे में जब भी हम कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो आपको खुशी ही देती है, एक अंदर एक एक्साइटमेंट सी आपके अंदर पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने आता है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। बाणी का मतलब यहाँ पे आवाज़ नहीं है, बाणी किसी का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको जो बाणी है ना वो एक ऐसी गतिविधि में, एक्टिविटी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियाँ शामिल हों। यानी वो अपनी क्लास के बच्चों को ऐसी एक्टिविटी कराना चाहती है जिसमें हमारे सेंसेस का यूज़ ज़्यादा हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा इनमें से वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आपको जो है वो आपके सेंसेस का यूज ज़्यादा हो रहा हो। पहला ऑप्शन है उचित बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का उपयोग करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन में लेकर कहा है कि नज़दीक के किसी क्षेत्र में जाना है, वहाँ पर आपको घूमना है, थोड़ा सा देखना है चीज़ों को। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, और डी ऑप्शन है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, यानी कि ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नज़दीक के स्थान। यानी कि अगर आप नज़दीक के किसी भी जगह पर जाओगे घूमने के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, तो वहाँ पर आप अपनी सेंसेस का यूज़ करोगे। आप जब जाओगे तो पेड़ों की जो आवाज़ जो पक्षियों की आवाज़ है वो अपने कानों से सुनोगे, आँखों से देखोगे, बातचीत भी करोगे तो अपने मुँह का भी इस्तेमाल आप करोगे, जो ठंडी हवा है उसको आप अपनी जो स्किन है उससे फील करोगे। तो यहाँ पर आप अपनी सेंसेस का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही आप कर रहे होते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। जो इकरा है अपने स्टूडेंट्स को ईवीएस में जो हमारे समाचार पत्र हैं, जो पत्रिकाएं, उनको पढ़ने के लिए क्यों बोलती है, ऐसा क्यों बोलती है वो। पहला ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई न्यूज़पेपर वगैरह ईवीएस से रिलेटेड पढ़ते पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जो है वो अपने पुराने सपनों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में थॉट चले होते हैं, हमने बचपन से कुछ ना कुछ ड्रीम देखा होता है, तो वो चीज़ भी हमारे हम जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं खुद को। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर तोरांग का मतलब जंगल होता है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, झारखंड, असम या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि झारखंड में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 72। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब खाने में अगर तीखापन ना हो, मिर्ची ना हो तो आपको मज़ा नहीं आता। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। अब ये सीधा पूछा है कि मिर्च जो जिसका इस्तेमाल हम हर चीज़ में करते हैं, खाने में करते हैं स्पेशली, उसके बिना तो खाना फीका लगता है, तो वो आई कहाँ से है। हमारी इंडिया की नहीं है मिर्च, ठीक है, चाहे हरी हो चाहे नीली पीली हो, मिर्च हमारे इंडिया की नहीं है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या फिर इंग्लैंड से। तो याद रखिएगा कि जिस मिर्च का इस्तेमाल हम खाने में यूज़ करते हैं वो हमारी दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, जो मैंने साउथ अमेरिका है वहाँ से जो है मिर्च हमारे व्यापारी हमारे इंडिया में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोई लड़का नगर कोयला से मुंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है। आपको यहाँ पर डेट दी गई है, और ये जो रेलगाड़ी है वो 22:30, ठीक है, बजे, ठीक है, नगर कोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पे जो है वो पहुंच जाती है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 यानी कि 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि ईवीएस का नहीं है तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ईवीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के भी क्वेश्चन की वीडियोस को आप देखना स्टार्ट करें। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 38.5 किलोमीटर जो है उसने प्रति घंटा तय की थी, तब जाके उसने 1100 किलोमीटर की दूरी को उसने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। नहीं पर ज़रूर फोकस करना, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको ये बताना है कि मधुमक्खियाँ और छत्ते के विषय में कौन सी बात यहाँ पर गलत कही गई है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा जो मधुमक्खियाँ होती है ना, मधुमक्खियों का छत्ता, उसमें ऑलमोस्ट आपको सिर्फ जो लेडी मधुमक्खी होती है वही आपको वहाँ पर मिलती है, और उसमें एक महारानी मक्खी होती है जिसको आप रानी मधुमक्खी भी कह सकते हैं, जो कि पूरे छत्ते की रखवाली करती है। और वो कैसे पता चलता है, सारी मधुमक्खियों में काफ़ी बड़ी दिखती है वो, मतलब जो मधुमक्खी होती है ना उनकी तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको आप देखकर ही पहचान सकते हो कि वो मधुमक्खियों की रानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैं अपने आप नहीं करवा रही हूँ उनको, ठीक है। 75 क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। अब ये आपको लग रहा है पॉलिटिकल का साइंस का है, लेकिन ईवीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली कृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो है लीडरशिप आप कह सकते हैं उसमें बनाया गया था। 76 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे के ऑप्शन और दिए गए हैं जिसमें आपने देखना है कि 1 2 3 इस तरह से हमारे सही हैं। पहला ऑप्शन है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित यानी कि भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कामों पर विचार करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए सी और डी, पौधों को सहारा देना, ठीक है, भोजन वगैरह देना और पानी और खनिज को भी देना, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 77 क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे इंडिया में संघ शासित प्रदेश भी हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है। मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर जो है ये हमारा संघ शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे माल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन से हैं जो कि पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात और जो तमिलनाडु है यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य अपनी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। पहला ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, वाज, कबूतर और तोता। हाँ, बिल्कुल 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 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाज, चील और गिद्ध ये ऐसे जानवर हैं जो 4 गुना दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तभी ये शिकार को दूर से देख लेते हैं, फट से उड़ा के ले जाते हैं उसको, जैसे खरगोश वगैरह है, कोई भी चीज़ जो खाते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन मिस हो चुका है, 81 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में भी काफ़ी 3 दे रखे हैं। तो इनमें से बोला है कि आपको कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, समूह पूरा ग्रुप दिया हुआ है, आपको चुनना है जिसमें से लौह तत्व प्रचुर मात्रा में दिए गए होते हैं। विटामिन वगैरह के बारे में पूछा गया है। पहला है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक या गुड़। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंवला, पालक और जो गुड़ है इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन वगैरह मिलता है। लौह तत्व का मतलब होता है आयरन, तो आयरन हमें आंवले से, पालक से, गुड़ से मिलता है। अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते तो उसमें तो हमको विटामिन सी ही मिलता। ठीक है, बस बंद गोभी को छोड़ दो, आंवला टमाटर दोनों खट्टे होते हैं तो विटामिन सी आपको मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो जो भी लौह तत्व है आपको यहाँ पर आयरन इन चीज़ों में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इस पर जो रिसर्च की थी वो की थी हमारी ग्रेगर जॉन मेडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन है असम, ओडिशा, राजस्थान या फिर लद्दाख।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में जो लोग हैं वो ज़मीन पर अपना घर नहीं बनाते हैं बल्कि खम्भों से अपने घर को ऊपर टांगते हैं। 3 से 3.5 फुट की ऊंचाई पर वो अपने खम्भों से अपने घर को वो टांगते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आता है 84। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। पटना यानी बिहार की राजधानी है कि क्रमशः है? दिशाएं इनकी बतानी है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 85 क्वेश्चन है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे। सिंपल सी बात पूछी है कि आप ईवीएस के लिए योजना कैसे बनाओगे, कैसे प्लानिंग बनाओगे। पहला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करोगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करोगे, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या फिर अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो इंटरलिंक्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें संबंध ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। और आपको यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको 6 टॉपिक को शामिल किया गया है, तो इनमें से बताना है वो कौन सा है। पहला है चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ या फिर प्राकृतिक संसाधन। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 87 क्वेश्चन हमारे सामने है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या फिर बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। अब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको 1, 2, 3 के हिसाब से बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का सी, यानी ए और जो बी हैं यही अपने करेक्ट होंगे। 88 क्वेश्चन है, सिमता अपने शिक्षार्थियों को काम से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। शिमता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। दूसरा, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो। फिर है तीसरा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। 88 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी, एक छात्र की माँ को कक्षा में बुलाएं जो ऑटो चालक है। तो यहाँ पर जो है वो लैंगिक विषमता हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटो सिर्फ मर्द ही चला सकते हैं, औरतें नहीं चला सकती। तो ये बच्चों को दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, या आप मेरे ख्याल से अलग अलग फ्लैश कार्ड भी दिखा सकते हो। तो दोनों में से दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब राइट लग रहे हैं। 89 क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। ठीक है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दिया, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था बताइए। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, या फिर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। तो ऑफ कोर्स उसका जो पर्पस था वो यही था कि वो पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचार जाने कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में स्टूडेंट्स कितना जानते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक क्रिएटिव इवैल्यूएशन के संबंध में सही नहीं है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है। तो ये हमारा सेशन आज ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा अच्छा लगा, ठीक है, मतलब क्या क्या इसमें अच्छा लगा, इस टाइप की वीडियो अपलोड करती रहूँ, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।